नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। तो मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए पूरी तरीके से रूट प्लान तैयार हो गया है। अंसारी को लाने के लिए यूपी पुलिस ने 2 रूट तैयार किए हैं। दोनों रूट की एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ न्यूज वन इंडिया के पास है। दोनों रूटों के सभी जिलों के कप्तानों को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्तार के साथ एक बैकअप टीम भी मौजूद रहेगी। तो आपको बता दें कि 8 तारीख से पहले मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाएगा पंजाब के रोपड़ जेल से, और इसके लिए पूरी तरीके से यूपी पुलिस ने अपना रूट प्लान तैयार कर लिया है और आपको बता दें कि रवाना भी कर दिया गया है। और आइए हम आपको बताते हैं प्लान ए में यूपी पुलिस की तैयारी क्या है। तो बांदा पुलिस रूपनगर जेल से बेला रोड से जोल्हूपुर मोड़ पर जाएंगे। जोल्हूपुर मोड़ से NH 44 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर जाएंगे, से होकर ताज एक्सप्रेस वे से हमीरपुर की तरफ से बाईपास से NH 34 पहुंचेंगे। NH 34 होते हुए सुमेरपुर मार्ग से चिल्ला रोड से बांदा पहुंचेंगे। इस रूट से आने के लिए 14 घंटे का समय लग सकता है। इस रूट से करीब 880 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो यह था प्लान ए, लेकिन प्लान बी की अगर बात कर ली जाए तो वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से बनाया गया है। तो अंसारी को NH 205A की तरफ से यूपी पुलिस ला सकती है। NH 205A की तरफ से कुराली बाईपास की तरफ से मुड़ सकती है। NH 44 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और ताज एक्सप्रेसवे से लाने का प्लान है। वहीं ताज एक्सप्रेसवे से हमीरपुर की तरफ से न जाकर महोबा में MDR 31B से ले जाया जा सकता है। वहीं झांसी मिर्जापुर हाईवे और राट रोड से NH 35 से सीधे बांदा की तरफ गाड़ी को ले जाया जा सकता है। इस रूट से करीब 17 घंटे का समय लग सकता है। तो ये है ए और बी प्लान। तो मुख्तार अंसारी को लेकर बोले ADG LO प्रशांत कुमार, कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी लाया जाएगा मुख्तार अंसारी। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बाराबंकी मामले में भी मुख्तार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गाजीपुर का हिस्ट्री शीटर है मुख्तार अंसारी। प्रशांत कुमार ने यह बात कही है। आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक सुनवाई भी जारी है, कार्रवाई भी जारी है और माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। बाराबंकी मामले में भी मुख्तार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस को जघन्य आपराधिक माफिया गैंग लीडर IS 191 मुख्तार अंसारी के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। सरकार के द्वारा माफियाओं के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान और उनके विरुद्ध की गई सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप अधिकांश अपराधी या तो जेल में हैं या राज्य के बाहर पलायित हो चुके हैं। उसी क्रम में मुख्तार अंसारी भी वर्तमान में पंजाब जेल में निरुद्ध है तथा पिछले कई माह से उत्तर प्रदेश में विभिन्न तिथियों पे जो न्यायिक प्रक्रिया है आने से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है। परंतु यूपी सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रबल पैरवी कर मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने का आदेश प्राप्त किया गया है। उपरोक्त अपराधी को उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में रूल्स फॉर गार्ड्स एंड स्कॉट्स 1970 के प्राविधानों के तहत स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश लाया जाएगा तथा तो यूपी पुलिस ने मुख्तार पर कार्रवाई का जो ब्यौरा जारी किया है। माफिया मुख्तार अंसारी पर 52 मुकदमे दर्ज हैं। बाराबंकी एम्बुलेंस मामले में भी मुख्तार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्तार की 192 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। मुख्तार गैंग के 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। बाराबंकी एम्बुलेंस मामले में भी मुख्तार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एम्बुलेंस तब सुर्खियों में आई थी जब
रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी को लाया गया था और तब से इस नंबर को लेकर जो पड़ताल शुरू हुई और अब इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। 72 सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, यानी मुख्तार अंसारी के जो 72 सहयोगी हैं शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। मुख्तार अंसारी के द्वारा पूर्व में पूर्वांचल में कई जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है तथा पुलिस कर्मियों की भी हत्या की गई है। मुख्तार अंसारी द्वारा प्रदेश के कुख्यात अपराधियों शूटरों का एक गैंग बनाकर समीपवर्ती राज्य बिहार के शहाबुद्दीन गैंग से भी संपर्क बनाकर अपना एक मजबूत आपराधिक नेटवर्क तथा आपराधिक साम्राज्य स्थापित किया गया है। आतंक और अपराध के कारण मुख्तार अंसारी के द्वारा पूर्वांचल की कोयला मंडियों तथा ठेकों पे अपना आधिपत्य स्थापित कर करोड़ों रुपए की मासिक उगाही पहले की जाती रही है तथा व्यापारियों को भी धमकी देकर उनसे गुंडा टैक्स की वसूली की जाती रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप मुख्तार अंसारी के गुर्गों तथा उसके शरणदाताओं को सख्त कार्रवाई करते हुए इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया गया है। मुख्तार अंसारी द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करते हुए तथा इसके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। इसके गैंग और उसके सहयोगियों के कब्जे से जब्त अवमुक्त तथा ध्वस्त की गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 192 करोड़ 6,22,000 रुपये है। उक्त गैंग के अन्य बेनामी अवैध संपत्तियों का भी चिन्हीकरण किया जा रहा है तथा उसे भी जब्त करने के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुख्तार अंसारी गैंग के कुल 96 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 75 अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। उपरोक्त गैंग के 72 व्यक्तिगत शस्त्र के जो लाइसेंस है उसके निरस्तीकरण या निलंबन की कार्रवाई की गई है। उक्त गैंग के 7 सहयोगी ठेकेदारों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनमें से जो मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जो मुकदमे हैं, जिन्हें शीघ्र अभियोजन की पूर्ण कार्रवाई कराकर सजा दिलाने का कार्य। और हमारे संवाददाता नीलेश चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं लखनऊ से। नीलेश, प्लान ए बी सब तैयार है, क्या टीम रवाना हो चुकी है मुख्तार को लाने के लिए? पंजाब के रोपड़ जेल को रवाना कर दी गई है और शाम तक जो है वो टीम वहां पर पहुंच जाएगी। करीब 30 गाड़ियों का काफिला टीम के साथ गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब मुख्तार अंसारी को उत्तर जेल की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि बांदा जेल में ही मुख्तार अंसारी को रखा जाएगा। उसके अलावा अगर हम मुख्तार के परिवार की बात करें तो मुख्तार का परिवार इससे पहले जब बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को बंद किया गया था तो परिवार उसी जेल के आसपास मोहल्ले में किराए के मकान पर रह रहा था। इस बार भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है कि मुख्तार का परिवार जब मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा जाएगा तो वहीं एक में किराए के मकान पे रहने के लिए तैयार हो गया। उसके अलावा अगर हम मुख्तार अंसारी का पूरा रिकॉर्ड देखें तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 52 मामले मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज हैं, जिसमें से 12 मामले अभी विचाराधीन है, जिनमें जल्द से जल्द मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उसके अलावा अगर हम कार्रवाइयों को दौर देखें तो करीब 192 करोड़ रुपए की संपत्तियों को मुख्तार अंसारी के द्वारा जो कब्जा किया गया था उसको खारिज कराया गया है, सरकार को वापस लाई गई। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके सहयोगियों तो करीब 96 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। वहीं 75 ऐसे गुर्गे हैं के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। वहीं 72 लोग जो मुख्तार अंसारी के सहयोगी हैं, जिनके पास शस्त्र थे, उनके लाइसेंस की निरस्तीकरण की कार्रवाई सरकार ने की है। तो लगातार मुख्तार अंसारी का जो पूर्वांचल में खौफ बना हुआ था, जो उनके गुर्गे थे, चाहे वो बिहार का शहाबुद्दीन गैंग के साथ मिलकर मुख्तार अंसारी ने तमाम बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था, चाहे वो पुलिस कर्मियों की हत्या, रंगदारी मांगने का मामला हो या फिर सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा करने का मामला रहा हो। इन तमाम मामलों पर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से कार्रवाई कर रही है, जिसका नतीजा है कि अब तक 192 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन मुख्तार अंसारी के तंगुल से खाली कराई गई।
अब एक बार फिर से मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, बांदा उनको शिफ्ट किया जाएगा और जो 12 मामले विचाराधीन हैं उनपे जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रयासरत है। वहीं हाल में पंजाब में जो 12 नंबर की रजिस्टर्ड एम्बुलेंस P4180 बिल्कुल नीलेश, लगातार जो है एक के बाद एक जो क्राइम हिस्ट्री है मुख्तार अंसारी की वो खुल रही है और शिकंजा भी कसा जा रहा है। जो सहयोगी है, जो गुर्गे हैं, उस सब को भी, किसी को भी बख्शा नहीं जा रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार एक मुहिम के तहत काम कर रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आज एडीजे लॉ एंड ऑर्डर ने जो बात कही है, खासकर कि उन 72 सहयोगियों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किए गए हैं, वो कौन कौन से बड़े नाम हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ लखनऊ पुलिस भी लगातार कार्रवाइयां कर रही है, जिसका नतीजा है कि मुख्तार अंसारी के जो 72 सहयोगी हैं जिनके पास शस्त्र थे, उनके लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से की गई है। जो शस्त्र थे उनको संबंधित थानों में जमा करा दिया गया है। अगर हम मुख्तार अंसारी के सबसे करीबियों की बात करें तो सबसे पहले जो उनके 2 बेटे हैं बेटों के शस्त्र लाइसेंस की कार्रवाई की गई, उनके पत्नी के शस्त्र लाइसेंस की कार्रवाई की गई है, उनके भाई के पास जो शस्त्र लाइसेंस है उनके निरस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के पास आधा दर्जन शस्त्र लाइसेंस थे और उन लाइसेंसों के जरिए लोगों को डराने धमकाने का भी काम मुख्तार अंसारी के द्वारा किया जा रहा था। तो उन तमाम इनके सहयोगियों जो लाइसेंस है वो निरस्त किए गए हैं, असलहों को जब्त किया गया है, संबंधित थानों में जमा कराया गया है। दूसरी ओर अगर हम इनके जो 75 सहयोगी थे जो लगातार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। उसके अलावा 96 ऐसे सहयोगी थे जो इनके साथ रंगीन धाराओं में जुर्म करने में सहयोगी रहे हैं। उनको गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजने की प्रक्रिया को किया गया। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी के ऊपर ठोस कार्रवाई कर रही है। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में भी मुख्तार अंसारी के कई ऐसे ठिकाने थे जो अवैध तरीके से उनका निर्माण कराया गया था, संपत्तियों को ध्वस्तीकरण करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर तो कार्रवाई तेज हो गई है और 72 सहयोगों के लाइसेंस तो निरस्त किए ही गए शस्त्र के। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार जो मुख्तार के जो करीबी रहे, जो सहयोगी रहे और जो अब तक छिपे रहे, उन सब की गिरफ्तारी एक के बाद एक हो रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, एसटीएफ टीम को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि डॉक्टर अश्विनी बंसल हत्याकांड का खुलासा किया गया है। यासीर, मकसूद और शोएब ने हत्या को अंजाम दिया था। आरोपी शोएब को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलीप मिश्रा का डॉक्टर बंसल से जमीनी विवाद चल रहा था और इसलिए दिलीप मिश्रा ने डॉक्टर बंसल को मारने की साजिश रची थी। तो एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2015 में अश्विनी बंसल हत्याकांड को लेकर खुलासा हुआ है। यासीर, मकसूद और शोएब ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दरअसल डॉक्टर अश्विनी बंसल की हत्या कर दी गई थी जमीनी विवाद को लेकर और इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। आरोपी शोएब को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलीप मिश्रा जो कि इस पूरे घटनाक्रम में मुख्य जिम्मेदार है, दिलीप मिश्रा ने ही डॉक्टर बंसल की हत्या की साजिश रची थी। तो डॉक्टर अश्विनी बंसल हत्याकांड का खुलासा हुआ है। एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यासीर, मकसूद और शोएब ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी को 2015 में प्रयागराज में हुए डॉक्टर अश्विनी बंसल हत्याकांड के खुलासे के लिए एसटीएफ टीम जो काम कर रही थी उसमें सफलता मिली है। मुख्यालय की टीम जिसको श्री दीपक सिंह सीओ लीड कर रहे थे और साथ ही प्रयागराज की एसटीएफ की टीम ने मिलकर इस घटना का अनावरण किया है। इस घटना में जो कॉन्स्पिरेसी है वो प्रयागराज जेल में रची गई थी, जहां श्री आलोक सिन्हा जो मूलतः बिहार पटना के रहने वाले हैं और फिलहाल उनका ठिकाना गाजियाबाद और दिल्ली में है, ये जेल में बंद थे। डॉक्टर बंसल ने अपने बेटे अर्पित को न्यूरो सर्जरी में एडमिशन कराने के लिए इन्हें 55 लाख रुपए दिया था और उसके बाद आलोक सिन्हा जो बेसिकली एक फ्रॉड है, उसने ये सारा पैसा ले लिया और कोई भी काम नहीं किया। डॉक्टर बंसल ने आलोक सिन्हा के खिलाफ मुकदमा लिखा है, जिसके कारण वो जेल में चला गया। जेल में पहले से ही दिलीप मिश्रा बंद थे
दिलीप मिश्रा भी प्रयागराज के चर्चित माफिया है। दिलीप मिश्रा का पूर्व से डॉक्टर बंसल से जमीनी विवाद था और यहाँ एक सिनर्जी ऑफ इंटरेस्ट हुआ। दोनों ने मिलकर डॉक्टर बंसल को मारने की साजिश रची। इसके लिए उसी बैरक में मौजूद अख्तर कटरा की मदद ली गई, जिसने 3 शूटर्स को अरेंज किया। ये शूटर्स यासिर, और अमिताभ यश जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर न्यूज़ 1 इंडिया में। एक बहुत बड़ी कामयाबी एसटीएफ को मिली है। 2015 का यह मामला है, काफ़ी पेचीदगी रही है सुलझाने में, क्योंकि ज़मीनी विवाद का मामला था। मामला बहुत छोटा था लेकिन कांड बहुत बड़ा था। किस तरीके से आप लोगों ने इस पेचीदगी को सुलझाया? ये हत्या 2015 में हुई थी और उसके बाद एसटीएफ ने उसको काफ़ी सॉल्व करने की कोशिश की, सफलता नहीं मिली। 2018 में कुछ जानकारियां प्राप्त हुई, खास करके नैनी जेल में जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जिसके तहत ये घटना कारित की गई थी, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उसके बारे में जानकारी मिली जी। इस पर लगातार काम करते हुए एसटीएफ ने सभी अभिसूचनाओं को विकसित किया और आज एसटीएफ की फील्ड यूनिट प्रयागराज और हेडक्वार्टर्स की श्री दीपक सिंह पुलिस उपाधीक्षक द्वारा लेड टीम ने शोएब को गिरफ्तार किया है जी। शोएब से वो सारी जानकारियां मिली जिससे हर कड़ी इस हत्या की जुड़ गई और इस घटना का अनावरण हुआ है। इसमें मुख्य भूमिका आलोक सिन्हा की थी। आलोक सिन्हा ने डॉक्टर बंसल से 55 लाख रुपए लिए थे उनके बेटे का एडमिशन कराने के लिए जी। और उन्होंने ये काम नहीं किया। डॉक्टर बंसल ने आलोक सिन्हा के खिलाफ मुकदमा कायम किया, जिसके तहत वो नैनी जेल में बंद थे। नैनी जेल में ही वहीं के एक चर्चित माफिया, प्रयागराज के ही चर्चित माफिया दिलीप मिश्रा भी बंद थे। दिलीप मिश्रा का भी पुराना विवाद, जमीनी विवाद था डॉक्टर बंसल से जी। और यहाँ एक सिनर्जी ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। इस सिनर्जी के कारण इन दोनों लोगों ने मिलकर के प्लान किया कि डॉक्टर की हत्या करनी है और उसके लिए उन्होंने अख्तर कटरा, जो उसी जेल में बंद था, उसकी मदद ली। अख्तर कटरा ने अबरार मुल्ला के माध्यम से 3 शूटर्स उपलब्ध कराए, मकसूद, यासिर और शोएब। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस हत्या के बाद जो 70 लाख रुपए इनको मिले, इसके बंटवारे को लेकर इस गैंग में विवाद हो गया और मकसूद और शोएब ने मिलकर यासिर की हत्या कर दी। इस घटना का भी अनावरण एसटीएफ ने ही किया था। मकसूद को अरेस्ट किया था, लेकिन मकसूद उस समय शोएब के इन्वॉल्वमेंट की बात को छिपा गया था। यानी मुख्य अभियुक्त आप इसे दिलीप मिश्रा और सिन्हा को माना जाए। इसमें जो हत्या करवाने वाले हैं वो दिलीप मिश्रा और आलोक सिन्हा हैं जी, और शूटर्स शोएब, मकसूद और यासिर हैं, जिसमें यासिर की मृत्यु हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें शोएब की गिरफ्तारी हो चुकी है, मकसूद अभी फरार है, अब उसकी तलाश की जा रही है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अमिताभ यश एडीजी एसटीएफ जो जानकारी दे रहे थे इस वक्त, और बहुत ही खूबसूरती से एक के बाद एक इस पेचीदगी को सुलझाते हुए, यानी 2015 का ये मामला था, डॉक्टर बंसल की हत्या कर दी गई थी और इसके जो मुख्य अभियुक्त आप कह सकते हैं कि मिश्रा और सिन्हा, जिन्होंने ये पूरी साजिश रची और साजिश रचने के बाद शूटर को हायर किया और शूटर से हत्या करवाई। नीलेश चौहान भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नीलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, और आप कह सकते हैं कि ये सफलता तब मिली है जब उसी में से जो लोग थे, जो शूटर थे, वो आपस में ही विभेद पैदा हुआ और इसके बाद एक के बाद एक कड़ी खुलासा हुआ। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? आपको बता दें कि 2015 में इलाहाबाद में AK बंसल की
हत्या की गई थी, जो काफी सनसनीखेज हत्या थी। इस हत्या के पीछे दिलीप मिश्रा जो जेल में बंद थे, जिनका पहले ही AK बंसल विवाद चल रहा था, वो जेल में थे। उसके अलावा एक आलोक सिन्हा का नाम सामने आया था, जिसमें डॉक्टर AK बंसल ने अपने बेटे का न्यूरो सर्जरी में एडमिशन कराने के लिए उनको 55 लाख रुपए दिया था। तो जी। वहीं से फ्रॉड AK बंसल के तरफ आलोक सिन्हा ने किया, जिसके बाद आलोक सिन्हा के खिलाफ AK बंसल ने मुकदमा दर्ज कराया। उस मुकदमे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आलोक सिन्हा को जेल भेज दिया, जहां पर जी। जेल दिलीप मिश्रा से आलोक सिन्हा की मुलाकात होती है। बिल्कुल, वो अभी जानकारी दे रहे थे, वहाँ ADG STF जो है वो बता रहे थे कि पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या हुआ था, पूरे खुलासे के किस तरीके से हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी भी उसमें से एक फरार है। फरार को लेकर किस तरीके से गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, STF की टीम लगातार दबिश दे रही है। मकसूद को जल्दी गिरफ्तारी करने का दावा ADG STF की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जिन शूटरों ने AK बंसल की हत्या की थी, वो 70 लाख रुपए में इन शूटरों को सुपारी दी गई थी। 10 लाख रुपए हत्या से पहले इनको एडवांस दिया गया था। इसके चलते इन्होंने AK बंसल के दफ्तर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें और आपको बता दें कि STF को बड़ी सफलता हाथ लगी है और STF ने 2015 के हत्याकांड के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और एक के बाद एक गिरफ्तारी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ मंडल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर कहा कि मंडल के अंदर टेस्टिंग की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। जिस तरह से पिछले 24 घंटे में मेरठ के अंदर 91 कोरोना के नए केस मिले हैं, ये एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि 45 साल से ऊपर के लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन लगवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग एक साथ इकट्ठा न हों। कोरोना को लेकर के लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। प्रदेश के अंदर मेरठ मंडल की क्या व्यवस्थाएं हैं? सर, पहले तो आपका न्यूज़ 1 इंडिया पे बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह से मेरठ के अंदर लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के क्या क्या प्रबंध किए जा रहे हैं? ये कोरोना में जो मेन है वो है टेस्टिंग और ट्रेसिंग, उसके बाद ट्रीटमेंट। तो अभी सारा का सारा फोकस है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो भीड़ वाली जगह है, मार्केट्स में, स्कूल हैं, जहाँ भी क्राउड गैदरिंग होती है ज़्यादा संख्या, उनमें टेस्टिंग की जाए। उसके बाद में अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, जो लगातार चल रही है। और हर एक पेशेंट पे हम लोग मिनिमम 25 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम ट्रीटमेंट के लिए होम आइसोलेशन, और अगर जिनमें लक्षण है उनको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल में अभी बेड की कोई कमी नहीं है, 5% ही ऑक्यूपाइड है। लेकिन हमारे एडवांस में मैन पावर, इक्विपमेंट और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो नोटिफाइड करके पूरी तैयारी कर ली गई है। और इसमें अब जो अगली स्टेज है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। तो आप देख रहे हैं कि अब रोज लगभग हर दिन एक वैक्सीन का नया रिकॉर्ड बन रहा है। जो पहले अब तक जो वैक्सीन लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो अभी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाया जाए। उसके अलावा अगर किसी को हो रहा है तो तुरंत उसका इलाज किया जाए और उसके कॉन्टैक्ट को ट्रेस करते हुए बाकी लोगों की भी स्क्रीनिंग कर दी जाए, जिससे कि टाइमली और इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।